पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्क डन क्या होता है। आज के वीडियो में पूरे एनर्जी से हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं और कितने टाइप की एनर्जी होती है। तो अगर हम बात करें एनर्जी क्या होती है तो एनर्जी कुछ नहीं, हमारे और आपके काम करने की क्षमता को बोलते हैं। मतलब एनर्जी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब हम कितना कम या फिर कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं होती है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं तो चलने की वजह से हमारे अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो ये स्टाइलिश रखा हुआ है, इसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी होगी ना, तो इसकी पोजीशन की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन। अब मान लो ये डिजिटल बोर्ड है, ये चल रहा है, इससे लाइट निकल रही है, साथ में हीट भी तो निकल रही है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सपेंड हो रही है ना, हीट और लाइट के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, हीट एंड लाइट एनर्जी। अब डिजिटल बोर्ड किसी ना किसी चीज चल रहा होगा तो उसका मेन सोर्स क्या है, एनर्जी का, जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, उसको एनर्जी किससे मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि एनर्जी जो है वो हमारे और आपके काम करने की क्षमता को बोलते हैं और एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए एनर्जी के एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। तो भाई सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ज होगी। ठीक है, अब अगर एसआई यूनिट जूल है तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एक जूल क्या होता है, तो हाँ ये वही सेम 1 जूल है जो हमने वर्क डन में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। और जितना वर्क डन होगा उतनी क्या होगी, एनर्जी स्पेंड होगी। तो यही हम बोलते हैं कि इफ a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter, then work done is said to be 1 joule। और एनर्जी भी कितनी स्पेंड होगी, 1 जूल ही स्पेंड होगी। तो 1 जूल इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स ओवर अ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर इसी एनर्जी को हम खाने पीने की चीज़ें मेजर करते हैं या थर्मोडायनेमिक्स रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं हम। और जो 1 कैलोरी होती है वो 4.186 जूल के बराबर होती है, या फिर अगर राउंड ऑफ कर देते हैं तो जो 1 कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। अब आपके हमारे घर में बिल किस में आता है, कोई तो यूनिट होगी जिससे हम मेजर करके हमारे यहाँ पर घर का बिल निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं किलो वाट आवर में और वाट आवर में। पर किलो वाट आवर और वाट आवर समझने से पहले आपको एक और टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं क्या, पावर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पावर और कुछ नहीं, जैसे एनर्जी हमारे और आपके काम करने की क्षमता को बोलते थे, तो पावर क्या है कि उस काम को हम कितनी जल्दी या फिर कितने धीरे कर सकते हैं। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब हो सकता है मान लो कोई एक आदमी 10 जूल वर्क डन करता हो, ठीक है, कोई एक आदमी 12 जूल वर्क डन करता हो। अब देखने में क्या लगेगा कि 12 जूल वाला ज़्यादा कर रहा है, 10 जूल वाला क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मगर अब ट्विस्ट आता है कहानी में, हम क्या बोले आपसे कि जो 10 जूल वाला है वो मान लो एग्जाम्पल के लिए काम कर रहा है 1 दिन में, और जो 12 जूल वाला है वो काम कर रहा है 2 दिन में। तो आप क्या बोलोगे, सर 10 जूल वाले का तो 1 दिन का काम 10 है, और अगर 12 वाले का निकाला तो उसका 1 दिन का है 6 है। तो देखने में 12 वाला ज़्यादा लग रहा था, मगर असलियत में काम कौन तेज कर रहा था, 10 वाला कर रहा था। तो इसीलिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, पावर का आता है। तो पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हम किसी काम को कितना धीरे या फिर कितना तेज करते हैं। अब पावर यहाँ से डिपेंड करेगा 2 फैक्टर पे। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। मतलब आप काम ज़्यादा करते हैं तो आपकी पावर क्या है, ज़्यादा है। आप काम कम करते हैं, आपकी पावर क्या है, कम है। दूसरा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सीधी सी बात है, अगर आप काम को जल्दी करते हैं तो आपकी पावर क्या है, ज़्यादा है। अगर आप काम को देर में करते हैं तो आपकी पावर क्या है, कम है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम।
तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन टाइम। अब अगर बात की जाए वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसके यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, और उसी जूल पर सेकंड को नाम क्या दे दिया जाता है, वॉट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा वॉट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो आप क्या बोलेंगे, वॉट। ठीक है, हाँ, दोनों वॉट होते हैं, बस वो WHAT वॉट होता है, ये WATT वॉट होता है। ठीक, अब अगर बात किया, देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो सीधी सी बात समझना, अगर 1 जूल वर्क डन होता है 1 सेकंड के अंदर, तो बॉडी की पावर क्या होगी, 1 वॉट की होगी। मतलब अगर कोई भी बॉडी 1 जूल वर्क डन करती है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वॉट की होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, और ये बहुत फेमस साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, जेम्स वॉट, उनके नाम पे रखा गया है। अब आप बोलोगे सर ये हॉर्स पावर क्या है, क्या घोड़े भी काम करते हैं, नहीं। तो क्योंकि अगर जो इंजन है या फिर जो मोटर्स है, उनकी एनर्जी, उनकी पावर मेजर करने के लिए हमको एक बिगर यूनिट चाहिए थी, तो हमने उसके लिए क्या बोला, हॉर्स पावर। और जो एक हॉर्स पावर होती है उसके अंदर 746 वॉट होते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, या फिर 0.746 किलो वॉट। आई होप आपको यहाँ से वॉट क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज यहाँ पे हम आपको सिखा रहे थे कि अप्लायंस कितने वॉट का है, 1 वॉट का है। अगर 1 वॉट के अप्लायंस को हम 1 घंटे तक यूज करते हैं तो एनर्जी कितनी स्पेंड होगी, 1 वॉट आवर। ठीक है, अब अगर उसी की जगह हम 1 किलोवाट के अप्लायंस को 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो एनर्जी कितनी स्पेंड होगी, 1 किलोवाट आवर। तो आप बोलोगे क्या सर हमको ये रटना पड़ेगा कि 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल, नहीं, आपको रटना एकदम नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ समझा देते हैं। देखिए 1 वॉट आवर का मतलब है कि 1 वॉट का अप्लायंस, क्या बोलेंगे, 1 वॉट का अप्लायंस 1 घंटे तक चल रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। आर को सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब 60 × 60 सेकंड, तो क्या आ जाएगा 3600, और यह सेकंड कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जूल। यही हमें लिखा हुआ है कि 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। आप बोलोगे सर फिर ये क्या है कि 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, ये भी आपको समझा देते हैं। अगर हम 1 किलोवाट मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट के अप्लायंस को हम 1 घंटे तक यूज करेंगे। 1 किलोवाट मतलब क्या होगा, 1000 वाट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं, तब सबको लिखेंगे इसमें, SI यूनिट लिखेंगे। तो 1000 वाट मतलब क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड। और जैसे ही इसको कन्वर्ट करते हैं 60 × 60 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5 × 10 की पावर 5, या फिर ये बोल सकते हैं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। देखिए यही हमने आपके यहाँ पे लिखा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो कि इनसे क्वेश्चन पक्का आता है हर बार बोर्ड में। ठीक, अब अलग अलग एनर्जी की फॉर्म क्या है। ठीक, एक आता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी रुकी हुई है, अगर बॉडी क्या है, रुकी हुई है, तो उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 2 तरह की होती है। हो सकता है एक बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट पे रुकी हो, या फिर हो सकता है कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके हमने रोका हो। तो अगर मान लो कोई बॉडी किसी हाइट पे रखी हुई है और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आ रही है और उसकी हाइट पे डिपेंड करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये बॉडी के मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे डिपेंड करती है। या फिर दूसरा केस, मान लो हमने एक स्प्रिंग लिया और उसको हमने कंप्रेस कर दिया, रुकी तो अब भी है ना, मगर उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से स्टोर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग रिलीज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू नेचुरल
शेप। मतलब सीधी सी भाषा में बोले कि अगर बॉडी h हाइट पे रखी हुई है तो जो एनर्जी उसके हाइट की वजह से स्टोर होगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मान लो किसी स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया है तो जो एनर्जी उसकी इलास्टिसिटी की वजह से होगी उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया हो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म क्या है। फिर बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो बॉडी में उसके मोशन की वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स क्या, मोशन। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि मोशन वाली जो एनर्जी होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला क्या होगा, मास पे, और दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी पे। मान लो कोई भी हल्की चीज़ है तो वो धीरे चलेगी तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। कोई भारी चीज़ है तो तेज चलेगी तो उसके एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा वेलोसिटी, अगर आप किसी पत्थर को धीरे फेंकेंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किसी पत्थर को तेज फेंकेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से दोनों को जब कंबाइन करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी दो तरह की होती है, एक होता है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कोई भी बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है, या तो ये मार्कर जो है ये सीधा चलेगा, हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब मान लो हमने इसको यहाँ पे पिवटेड कर दिया, अब फोर्स लगाया जाएगा तो ये गोल गोल घूमेगा। तो अगर बॉडी सीधा चल रही है तो उसके अंदर होगी क्या, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर बॉडी गोल गोल घूम रही है अपने एक्सिस पे तो उसके अंदर क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे मान लो फुटबॉल सीधा जाएगी एग्जांपल के लिए तो इसके अंदर क्या होगी, ट्रांजिशनल होगी। अब अगर ये लट्टू गोल गोल घूमेगा तो इसके अंदर क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ इसका आपको फॉर्मूला बता देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल्स टू mgh। m क्या है, बॉडी का मास है, g क्या है, ग्रेविटी है, h क्या है, हाइट है, जितनी हाइट पे बॉडी रखी हुई है। अब आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो हमको इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब जब यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी, p अपॉन m। ठीक, अब इसमें हम इसको प्लेस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू p अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, p स्क्वायर अपॉन 2m। आई होप आपको कितना क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ से अब लिखा लेंगे हम तो p क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk। या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई सी फॉर्म लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, या फिर ये बोले p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk। हमारे हिसाब से ये याद करना आपके लिए काफ़ी आसान है। आपसे कोई बोलता है डिराइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, आप क्या बोलोगे, p इज इक्वल्स टू रूट 2mk।